नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ का अस्थि विसर्जन। सुबह के 5 बज रहे थे। पूरा घर बिस्तर पर रजाई ताने सो रहा था। तभी बाहर से कुछ खटर पटर की आवाज आने लगी। आवाज सुनकर अमित की नींद खुल गई और अपनी पत्नी मालती को उठाते हुए बोला, यह कैसी आवाज आ रही है? मालती ने उबासी लेते हुए कहा, कुछ नहीं माँ जी, झाड़ू लगा रही हैं। अब मुझे भी चैन से सोने दो। पार्टी करके देर रात को आई हूँ, नींद भी मेरी पूरी नहीं होती और आप मुझे उठा देते हैं। ऐसा कहकर दूसरी तरफ करवट लेकर सो गई। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर अमित तो हैरान रह गया। अरे माँ बाहर झाड़ू लगा रही हैं और तुम रजाई ताने सो रही हो। कुछ तो लिहाज करो सास का। अगर ज्यादा अजीब लग रहा है तो जाकर माँ के साथ झाड़ू लगा दीजिए। अरे उनको क्या काम होता है, दिन भर एक मंदिर से दूसरी मंदिर, कभी पड़ोसी के घर, सारे काम तो मुझे अकेले करने पड़ते हैं। उनको क्या काम होता है? अरे मैं कहती हूँ जब उन्हें दिन भर बाहर रहना है तो उन्हें वृद्धाश्रम भेज दो। घर में आती ही क्यों है ऐसे? कैसी बातें कर रही हो तुम मालती? सुबह सुबह ही गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगी तो बाहर हॉल में झाड़ू लगाते हुए शकुंतला देवी के कानों तक बात चली गई। उन्हें यह सब सुनकर बड़ा झटका लगा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। पर बेटा तो माँ के पक्ष में ही बोल रहा था। वह तो तुम्हारा सब्जी वगैरह काट देती है और घर में नौकरानी लगी है झाड़ू लगाने के लिए, बर्तन धोने के लिए। अगर आज काम वाली बाई नहीं आई है तो क्या तुम झाड़ू नहीं लगा सकती? हर दूसरे दिन तुम पार्टी चली जाती हो, कभी इस सहेली के घर, कभी उस सहेली के घर। तो तुम्हारे बच्चे को कौन देखता है? माँ ही तो देखती है। तो क्या हुआ, ऐसे तो बहुत पोते पर प्यार लुटाती फिरती हैं। अपने पोते को देख लेती हैं तो क्या एहसान कर देती हैं? काम करके थक जाती हूँ तो थोड़ा एंजॉय करने के लिए अपनी सहेलियों के घर चली जाती हूँ। तो क्या मैं 24 घंटे इस घर में अकेली पिसती रहूं? तो अमित झल्ला कर बोला, पहले भी जब हमारा सोनू छोटा था, 6 महीने का था, पूरी रात रात जगाता था तो तू माँ को बच्चा पकड़ा देती थी। यह कहती थी कि दिन भर तो आप कोई काम करती नहीं और मैं काम में लगी रहती हूँ तो आप बच्चा देख सकती हैं। सोने नहीं देती थी उनको, पकड़ाकर पूरी रात तुम आराम से खटिया तोड़ती थी और माँ तुम्हारे बच्चे को देखते बेचारी रात रात भर जागती और सुबह उसकी तबीयत भारी हो जाती। अब तुम इतना माँ का प्रवचन क्यों दे रहे हो? मुझे सोने दो। दरअसल मालती को बड़ी चिढ़ मची रहती थी कि बेटा बस माँ माँ ही करता रहता है। सुबह हुई तो मालती किचन में नाश्ता बनाने के लिए गई तो देखा सासू माँ नाश्ता बना चुकी थी और उसके पति अमित डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। उठ गई बहू, आज तुम्हें उठने में देर हो गई तो मैंने सोचा मैं ही नाश्ता बना दूं। शकुंतला जी ने कहा, जाओ बहू तुम भी नाश्ता कर लो। अमित बोला, जब तुम्हें पता है माँ ब्लड प्रेशर की मरीज है, ज्यादा काम करती हैं, हांफने लग जाती हैं, तो तुम्हें देर तक क्यों सोती रहती हो? सारा दिन तुम करती क्या हो? बीच में शकुंतला बोली, बेटा सुबह सुबह कुछ हंगामा मत कर, नाश्ता करने दे बहू को शांति से। थू थू कितना कड़वा है, नमक का कुछ पता नहीं है। मालती ने एक चम्मच पोहे का निवाला मुंह से थूकते हुए कहा, माँ जी पोहे में नमक कम है। तो अमित बोला, नहीं नमक तो मुझे सही लग रहा है। जिसकी जबान कड़वी होती है उसे स्वाद का पता नहीं चलता। और उनका 7 साल का पोता सोनू बोला, हाँ माँ नमक तो मुझे भी सही लग रहा है। दादी तो कितना अच्छा खाना बनाती हैं, दादी के हाथों में तो जादू है। कहकर वह दादी के गालों को चूम लेता है। मालती की त्योरियां चढ़ जाती हैं। बाप तो बाप, बेटा भी दादी की गुणगान गा रहा है। अब तो उसके दिमाग में भूत सवार हो गया कि उसे सास को किसी भी तरह वृद्धाश्रम भेजना है।
ताकि वह घर में चैन से जी सके। हर समय दादी दादी माँ माँ का आलाप सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता था। तभी खुरापाती आइडिया उसके दिमाग में आने लगा। माँ जी, आपको तो पता है मैं सबसे पहले सलाद खाती हूँ। सलाद आपने नहीं बनाया। अरे बहू, मैं तो फ्रिज खोला ना तो टमाटर था ना खीरा, कोई भी सब्जी वगैरह नहीं है। अमित बोला, एक तो तुम दिन भर घर में रहती नहीं हो, पूरा दिन बाहर अपनी सहेलियों के साथ मौज मस्ती करती हो। घर में क्या है क्या नहीं इसकी तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। ऊपर से तुम माँ को दोषी ठहरा रही हो कि माँ ने सलाद नहीं काटा। अमित, तुम बीच में मत बोलो, मैं सब देख लूंगी। और कौन सा तुम काम से घर लौटते समय साथ में सब्जी लेकर आते हो? बहू बेटा तो ऑफिस के काम से थक जाता है, इसीलिए तो मैं मंदिर से लौटते समय साथ सब्जी ले आती हूँ। पर कल तुमने मुझे कोई लिस्ट नहीं थमाई तो मैं कैसे लाती? लिस्ट नहीं दिया तो क्या मांग नहीं सकती थी? या फ्रिज खोलकर देख नहीं सकती थी कि क्या सामान है क्या नहीं? आपने भी तो चूल्हा चौका किया होगा अपने जमाने में, घर गृहस्थी संभाली होगी, इतना तो आपको अक्ल होगी। इस समय पोता सोनू बोला, माँ, दादी को मत डांटो, दादी ने इतने प्यार से हम सबके लिए नाश्ता बनाया है और आप उन्हें डांट रही हो। उनको थैंक यू कहो। दादी, चलो ना अब हम खेलते हैं, आज मेरे स्कूल की छुट्टी है, नहीं तो माँ तुम्हें ऐसे ही सुना सुना कर कान खा जाएगी। दादी के प्रति पोते का इतना बेशुमार प्यार देखकर तो मालती जैसे जल भुन गई। नाश्ता करके अमित ऑफिस के लिए निकल गया। थोड़ी देर बाद मालती तिल मिलाते हुए अपनी सास शकुंतला जी को आवाज लगा रही थी, पर शकुंतला जी तो अपने कमरे में पोते के साथ बैठी बातों में मशगूल थी। पैर पटकते हुए उनके कमरे में गई तो देखा सोनू दादी की गोद में उनसे प्यार भरी बातें कर रहा था। दादी, कुछ दिनों बाद मेरा जन्मदिन आने वाला है, मैं 8 साल का हो जाऊंगा और मैंने पापा से आपके लिए 2 साड़ी मंगवाई है। क्यों बेटा, जन्मदिन तुम्हारा है और तुम मेरे लिए साड़ी मंगवाओगे? हाँ दादी, मैं देख रहा हूँ आप बस वही 2 साड़ी पहनती हो और कुछ नया तो पहनती नहीं, और माँ के पास तो ब्रांडेड कपड़ों की भरमार है। पापा जब भी माँ को पैसे देते हैं कि दादी के लिए साड़ी ले आना, तो सारे पैसे अपनी शॉपिंग पर, अपने फैशन पर खर्च कर देती हैं। आप तो वही पुरानी साड़ियों में ही लिपटी रहती हो, इसलिए मैंने पापा को बोला है इस बार दादी के लिए 2 नई साड़ी खरीद कर खुद लेकर आना। शकुंतला जी छोटे से मासूम बच्चों की बात सुनकर भाव विभोर हो गई और उसके सर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देने लगी। कितना समझदार है पोता। इस समय शकुंतला जी अतीत की यादों में चली गई। जब पिछली बार पोते का जन्मदिन था तो उनके पास एक भी नई साड़ी नहीं थी। अमित बेटे से कहा कि वह मार्केट में जाकर एक नई साड़ी ले आती हैं, तो अमित बोला, माँ, अभी तो देर हो गई है, आप पहले क्यों नहीं बोली? मैं तो पैसा दे दिया था साड़ी लाने के लिए, लगता है मालती भूल गई। पर मैं आपको मालती की अलमारी से उसकी साड़ी ला कर देता हूँ, आप वह पहन लीजिए। अभी सब मेहमान आ गए हैं, अभी कहाँ बाजार जा पाऊंगा। शकुंतला जी ने बहू की साड़ी पहन ली। इस समय मालती आई, यह बताने की सब मेहमान आ चुके हैं, चलिए सब लोग हॉल में चलते हैं। कहते हुए मालती की नजर सासू माँ पर पड़ी तो वह घुर्राते हुए बोली, मैंने आपको यह साड़ी कब दी है? यह तो मेरी नई साड़ी है, अभी के अभी आप इसको खोलिए। खबरदार जो यह साड़ी पहनकर बच्चों के जन्मदिन पार्टी में आई तो। कहकर उनकी साड़ी खींचने लगी। अचानक से बैलेंस बिगड़ने पर शकुंतला जी धड़ाम से जमीन पर गिर गई और उन्हें चोट आ गई। यह सब देखते हुए अमित ने जार से मालती के गालों पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। चिल्लाते हुए कहा, बेवकूफ औरत,
एक तो माँ को कोई साड़ी लाकर नहीं दी, ऊपर से माँ की साड़ी खींच के उन्हें नीचे गिरा दिया। बदतमीज, तमीज पेच खाई है क्या? और अपनी माँ को सहारा देते हुए उठाया। शकुंतला जी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। जाए तो जाए कहाँ? उनकी जिंदगी में उनके बेटे के अलावा और कौन था? ना माँ थी ना पिता, दोनों स्वर्ग सिधार गए थे। केवल एक बहन थी जिसकी हालत उनसे भी बदतर थी। शकुंतला जी का बेटा तो कम से कम उनसे प्यार करता था, पर वह उनकी बहन कविता की बहू के साथ साथ बेटा भी नालायक था। कभी अपनी माँ को फोन से बात करने भी नहीं देता था। हर समय माँ पर जुल्म करते थे। बेचारी शकुंतला जी कभी अपनी बहन का हालचाल भी नहीं ले पाती थी। जब कभी भी वह फोन लगाकर बात करना चाहती तो बेटा यह कहकर फोन काट देता कि मौसी, आप हमें डिस्टर्ब मत किया करिए, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। चुटकी बजाते हुए मालती बोली, सासू माँ कहाँ खो गई? तो शकुंतला जी अतीत की गलियारे से बाहर निकली। वह क्या है ना, मुझे अपनी सहेली की शादी में जाना है। कुछ साड़ी की सेल लगी हुई है तो अपनी सहेलियों के साथ वहां जा रही हूँ। पैसे भी बचेंगे, इसलिए आप खाना बना लेना, कहकर वह चली गई। शकुंतला जी तो बेचारी पहले भी बहू का काम में मदद कर देती थी ताकि बहू को कोई परेशानी ना हो, पर बहू तो अब आए दिन जुल्म करते जा रही थी। बेटे की गैर हाजिरी में अब उनसे ही सारा काम करवाती। शकुंतला जी बोली, ठीक है बहू, और हाँ माँ जी, सोनू का ध्यान रखना, बहुत शरारती हो गया है, थोड़ा इसको भी खाना दूध दे देना, सारा दूध तुम ही मत गटक जाना, कहकर वह मोबाइल उठाकर चली गई। उधर शकुंतला जी किचन में खाना बनाने में बिजी हो गई। उधर सोनू आंगन में खेल रहा था। तभी बाहर सड़क पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो गेंद उछलते हुए सोनू के माथे पर जा टकराई और वह गिर गया। गिरने से नहीं, लेकिन पास रखे आंगन में गमले से उसे बहुत ज्यादा चोट आ गई। उसके सर से खून निकलने लगा। दादी दादी कहकर सोनू चिल्लाने लगा तो शकुंतला जी घबराते हुए किचन से दौड़ी दौड़ी बाहर आई तो देखा सोनू के सर से काफी खून बह रहा था। वह एकदम डर सी गई। क्या करे इस समय? सैंडल की टक टक की आवाज से दरवाजे की तरफ से शकुंतला जी मुड़ी तो देखा बहू आई थी, जो सोनू की ऐसी हालत देखकर उसकी जान निकल गई। मालती बोली, माँ जी, एक छोटा बच्चा आपसे संभाला नहीं गया, क्या करती हैं आप? मैं तो अपना पर्स लेने आई थी, क्या हो गया? मेरे कलेजे के टुकड़े को तुरंत डॉक्टर के पास लेकर भागती हैं और वहीं से अपने पति अमित को कॉल करती हैं। अमित हॉस्पिटल भागता हुआ पहुंचता है और मालती बोली, आपकी माँ की वजह से आज मेरे बच्चे की ऐसी हालत है, अगर कुछ हुआ तो मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं, इनका घर से बाहर का रास्ता दिखाऊंगी। चुप हो जाओ मालती, तमाशा बंद करो, थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हैं। देखिए, आपके बच्चे को सिर पर छोटी सी चोट आई थी, डरने की कोई बात नहीं है, अभी बस सो रहा है, आप उसे घर ले जा सकते हैं। तब जाकर शकुंतला जी की सांस में सांस आई, लेकिन घर पहुंचकर तो मालती एकदम जैसे ठान कर बैठ गई थी कि अब सासू माँ को घर से बाहर करना ही है। सुनिए जी, मैं तो मार्केट अपने बेटे को ले जाना चाह रही थी, पर माँ जी ही हैं जिन्होंने मुझे मना किया कि मैं सोनू को संभाल लूंगी। बहू तो मुंह पर झूठ बोल रही थी। शकुंतला जी सकते में आ गई। उन्हें मालती से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। बेटा, बहू झूठ बोल रही है। इतना सुनते ही बहू ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। आप अभी के अभी वृद्ध आश्रम में छोड़ो, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, फिर करना अपनी माँ की गुलामी। शकुंतला जी रोती रोती अपने कमरे में चली गई। रात को देर तक उन्हें नींद नहीं आई। शकुंतला जी सोचने लगी कि मैं सोनू की दुश्मन थोड़ी ना हूँ, उसकी दादी हूँ।
उसका भला ही सोचती हूँ। सोचते सोचते उन्हें बहुत तेज खांसी आने लगी। माँ की खांसने की आवाज सुनकर अमित करीब 2 बजे अपनी माँ के पास आया। क्या हुआ माँ, नींद नहीं आई? बेटा, मैं सोच रही हूँ कि घर में आए दिन मुझे लेकर क्लेश होता रहता है, तो क्यों नहीं मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ आओ, ताकि घर में शांति बनी रहे। अगर मेरे वृद्धाश्रम जाने से तेरी गृहस्थी में खुशहाली रहती है, तो तू मुझे कहीं दूर के आश्रम में छोड़ दे। देख, मैंने अपना सामान पैक कर लिया है। माँ, तुम पागल हो गई हो? क्या कोई बेटा अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ता है? नहीं माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उनकी गोदी में अपना सर रख कर अमित रोने लगता है। माँ उसे दिलासा दिलाती है। बेटा, तो मुझसे मिलने वहां आया करना, कम से कम तेरी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में शांति रहेगी। अब जिद छोड़। देख, सोनू अभी सो रहा है, तो मुझे वृद्धाश्रम लेकर चल। माँ के बार बार जिद पर अमित अपने दिल पर पत्थर रखकर भारी मन से माँ को सुबह होते ही वृद्धाश्रम छोड़ने चला गया। रास्ते भर उदास था और शांत रहा, कुछ नहीं बोल रहा था, पर ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि वह उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने को मजबूर हो गया था। दूसरे दिन वहां से लौटने पर सोनू पूछने लगा, पापा, दादी कहाँ है? वह घर पर नहीं दिख रही है। तो अमित ने कहा, बेटा, दादी को बहुत खांसी आ रही थी ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें डॉक्टर के पास ले गए हैं। अभी वह कुछ दिन के बाद आएंगी। अपनी आंखों के आंसू छुपाते हुए बोला। लेकिन मालती तो सब जानती थी, इसलिए वह खुशी से चहक रही थी कि चलो, सास नाम का सिरदर्द से पीछा छूटा। सोनू बोला, पर पापा, दादी जल्दी आ जाएगी ना? मेरा उनके बिना मन बिल्कुल नहीं लगता। हाँ बेटा, दादी जल्दी आ जाएगी। अभी तुम स्कूल जाओ, फिर हम कुछ दिन बाद दादी को घर ले आएंगे। अमित अपनी माँ को वृद्धाश्रम तो छोड़ आया, लेकिन उसका घर में बिल्कुल मन नहीं लगता था। अपना मन बहलाने के लिए अपने आप को पूरी तरह से काम में झोंक चुका था। रात को देर से घर आता, फिर इसी बीच कंपनी की तरफ से उसे 3 महीने के लिए विदेश जाने का मौका भी मिल गया। पर वह विदेश जाने से पहले अपनी माँ से मिलना चाहता था, लेकिन काम के दबाव के कारण उनसे मिलने ना जा सका। ऐसे ही समय बीतता गया। फिर एक दिन वृद्ध आश्रम के मैनेजर ने फोन किया। हेलो, आप अमित बोल रहे हैं? जी, आपको बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपकी माँ का कल रात हार्ट अटैक आने से उनकी मृत्यु हो गई। अगर आप पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, तो वहां पर जल्दी से अपनी माँ की बॉडी को ले जाइए। अमित ने अपनी माँ की मौत की खबर सुनी तो उसका शरीर जड़वत हो गया। वह तो निशब्द रह गया। मिस्टर अमित, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है ना? एकाएक वह होश में आया। जी, बस मैं 3 घंटे में पहुंचता हूँ। पर कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से फ्लाइट डिले हो गई। वह विदेश में ही फंसा रह गया। उसने अपनी पत्नी मालती को फोन लगाया और रोता जा रहा था। क्या हुआ अमित, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो? मालती, तुरंत माँ के मृत शरीर के अंतिम संस्कार के लिए निकल जाओ। मैं नहीं आ सकता, फ्लाइट में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है। क्या माँ इस दुनिया को छोड़कर चल बसी? पर अमित, तुमने न्यूज़ नहीं देखा? नैनीताल में तो भयंकर बारिश हो रही है, बाढ़ आने की संभावना है। वहां तो हाई अलर्ट घोषित हुआ है। ऐसी हालत में मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे में मैं अकेले बच्चे को लेकर कैसे जाऊं? ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। मालती ने ड्राइवर को फोन लगाया और विनती की। ड्राइवर तो जाने के लिए तैयार हो गया, पर रास्ते में काफी बारिश होने की वजह से गाड़ी के इंजन में पानी चला गया और गाड़ी वहीं पर रुक गई। तो ड्राइवर ने कहा, मैडम जी, यह बारिश अभी बंद होने वाली नहीं, बाढ़ आने की भी संभावना है।
यह पहाड़ी इलाका है, हमारी जान को खतरा है, हम घर लौट चलते हैं, नहीं तो हमारी भी जान जा सकती है। दूसरी तरफ वृद्धाश्रम से फिर से फोन आया, अगर आप लोग कल सुबह तक नहीं पहुंचे तो आश्रम के मैनेजर खुद आपकी माँ का अंतिम संस्कार कर देंगे, कहकर फोन रख दिया। पर ऐसी स्थिति आ गई थी कि अमित अपनी माँ का अंतिम संस्कार नहीं कर पाया। 3 दिन बाद जब रास्ता साफ हुआ, बारिश बंद हुई और अमित बौखलाता हुआ घर पहुंचा, तो सबसे पहले उसने पत्नी मालती को गाल पर गुस्से से थप्पड़ जड़ दिया। यह सब बस तुम्हारी बेवकूफी का नतीजा है। मैंने अपनी माँ को खो दिया। मालती, मेरी माँ मर गई। वह आत्मग्लानि से भर गया। और मैं कितना क्रूर था, माँ के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। जिस माँ ने मुझे नाजों से पाला, अपनी मुसीबत को भूलकर अपना पूरा जीवन मुझ पर निछावर कर दिया, मैं उस माँ से नहीं मिल पाया। तुम्हें मेरी माँ खटकती थी ना, लो अब वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। वह रोता रह गया। इधर मालती शर्म से नजरें झुकाए खड़ी थी। बाहर दरवाजे पर खड़ा सोनू ने सब सुन लिया कि उसकी दादी अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। वह तो एकदम गुमसुम सा हो गया, ना कुछ बोलता ना हंसता था। 2 दिन बाद अमित अपनी माँ की अस्थियां लेने वृद्धाश्रम पहुंचा और बिलखते हुए माँ की अस्थियों को गंगा में विसर्जन किया। फिर खाली हाथ वहां से लौट आया। घर आया तो बहुत व्याकुल था, बिलख रहा था और सोनू था कि एकदम चुप सा एक जगह बैठा रहता, एक टक नजर से कहीं देखता रहता, जैसे उसे तो बहुत बड़ा सदमा लग गया कि माँ और पिता ने उसे झूठ बोला कि दादी बीमार है। उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। ना वह स्कूल जा रहा था, ना ठीक से खाना खा रहा था। मालती को अपने बेटे की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। वह भी खूब पछताने लगी, अपना सर दीवार पर पटकने लगी कि मेरे कर्मों की सजा मेरे बेटे को मिल रही है। हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। धड़ाम की आवाज से उसने सोनू की तरफ देखा तो वह बिस्तर से जमीन पर गिर पड़ा। उसे उठाने गई तो उसका शरीर आग की गोले की तरह तप रहा था। रात काफी हो गई थी, डॉक्टर मिलना मुश्किल था, इसीलिए वह अपनी एक सहेली के घर गई, क्योंकि उसके पति का नोएडा में बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। वह बहुत अच्छा डॉक्टर था। उसे कुछ जरूरी दवाइयां दी। आकर मालती ने वह सब दवाइयां दी, पर उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर से एक बार डॉक्टर प्रीतम के पास अमित और मालती दोनों गए। अमित ने उन्हें सारी बातें बता दी कि वह दादी की अचानक गुजर जाने से सदमे में आ गया है। वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। डॉक्टर प्रीतम ने कहा, देखिए मालती जी, आप मेरी वाइफ की सहेली हैं, इसलिए आपको एक पर्सनल एडवाइस देना चाहता हूँ। ऐसी हालत में बच्चों को प्यार की जरूरत होती है, अपनेपन की जरूरत होती है। आप तो अपनी पार्टियों में बिजी थी, पर सोनू को ज्यादा प्यार उसकी दादी से मिला। जब वह बहुत छोटा था, उसे माँ की ममता दादी से मिली, पर आज उसकी ऐसी कंडीशन है कि दादी ही उसे संभाल सकती हैं। इसीलिए आप मेरी बात माने, किसी बूढ़ी महिला को उसकी दादी बनाकर उसके पास ले जाइए, शायद ठीक हो जाए, नहीं तो भगवान ही इसका मालिक है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए, पर हम बूढ़ी दादी कहाँ से लाएंगे? शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, डॉक्टर प्रीतम ने कहा। मेरे हॉस्पिटल में एक बूढ़ी अम्मा आई हैं, जिसको आज डिस्चार्ज होना है और उनके आगे पीछे कोई नहीं है। उनकी याददाश्त चली गई है।
अगर आप उन्हें अपने घर ले जाएं, तो मैं वृद्धाश्रम के मैनेजर से बात करता हूँ, क्योंकि वह वृद्धाश्रम से आई हैं इलाज करवाने। उन्हें डॉक्टर की बात थोड़ी अटपटी सी लगी। अमित और मालती अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, इसलिए वह अस्पताल में उस बूढ़ी अम्मा से मिलने गए। बूढ़ी माँ बड़े ध्यान से अमित और मालती को देख रही थी। बूढ़ी अम्मा बड़ी अजीब थी। उनके बाल छोटे छोटे थे, आंखों में चश्मा और थोड़ा शरीर से भारी थी और चेहरे पर जगह जगह चोट के निशान थे। अमित और मालती डॉक्टर के चेम्बर में गए। डॉक्टर साहब, यह अम्मा तो मोटी हैं और उनके बाल छोटे हैं। सोनू तुरंत जान जाएगा कि यह उनकी दादी नहीं है, क्योंकि उसकी दादी के बाल बहुत लंबे थे और चश्मा भी नहीं लगाती थी और इतनी मोटी भी नहीं थी। देखिए, अगर आपको अपने बच्चे के जीवन की परवाह है तो आप यह सब मत देखिए। दादी माँ का वात्सल्य प्रेम पाकर वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, मेरा पूरा विश्वास है। और क्या जाने भगवान क्या चमत्कार करना चाहते हैं, हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। डॉक्टर की बात मानते हुए अम्मा को अपने घर ले गया। घर जाकर अमित ने कहा, सोनू, यह देखो कौन आया है, तुम्हारी दादी आई है। दादी को देखते ही सोनू ने आज पहली बार रिएक्ट किया। पापा, दादी तो भगवान के पास चली गई और वहां से कोई वापस नहीं आता। सोनू, भगवान ने इन्हें तुम्हारे लिए दोबारा भेजा है ताकि तुम इनके साथ खेल सको। तुम रोते हो ना, तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। पर पापा, दादी इतनी मोटी हो गई है। बेटा, पहले की तरह दादी इतना काम नहीं करती, तो बैठे बैठे मोटी हो गई है। सोनू दादी से लिपट गया और दवा खा ली। फिर बोला, माँ, मुझे जलेबी खानी है। दादी, आपको जलेबी पसंद है ना? यह सुनकर मालती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपने बच्चे को हंसता खेलता देखना किस माँ को नहीं पसंद है। 2 दिनों में सोनू का बुखार फुर्र हो गया। दादी के आते ही वह स्कूल जाने लगा। फिर स्कूल से आने के बाद उनके आगे पीछे घूमता, उनसे खूब खेलता, बातें करता। अम्मा का भी उनके घर में मन लग गया था। विधि का विधान तो देखिए, जो दादी अपने बच्चे को इतना प्यार करती थी, उसे घर से धक्के मारकर निकाल दिया गया और आज अपने बच्चे की खुशी के खातिर किसी अजनबी को दादी बनाकर घर लाया गया। मालती की खुशी से उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े कि काश वह अपनी सगी सास को इतना अपमानित ना करती, उनकी ममता को समझ पाती। अब मालती अम्मा से बहुत प्यार से बातें करती। अमित भी खुश रहता, अम्मा को अपनी माँ की तरह ही मानता, उनसे खूब बातें करता और मालती भी उनके पसंद का खाना बनाती। घर में खुशियां ही खुशियां थी। एक दिन सोनू को दादी के व्यवहार में कुछ परिवर्तन नजर आया। वह बोला, पापा, दादी को अपनी जन्मदिन का फोटोग्राफ दिखा रहा था, पर दादी किसी को पहचानती ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो अमित बोला, बेटा, दादी बूढ़ी हो गई है ना, उसकी याददाश्त कमजोर हो रही है। अभी दवा चल रही है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। अमित के मन में एक कसक रहती कि काश ऐसा प्यार भरा वातावरण उसकी माँ के समय भी रहता। वह अपनी माँ के लिए तड़पता। एक दिन मालती बाजार गई थी। घर में सोनू और अम्मा जी दोनों अकेले थे। तभी बारिश शुरू हो गई। अम्मा जी जैसे कपड़े उतारने छत पर गई तो उनका पैर फिसल गया और वह धड़धड़ाते हुए नीचे सीढ़ियों से गिर पड़ी और उनके सिर पर बहुत ज्यादा चोट आ गई। सोनू रोने लगा। दादी को क्या हो गया? सोनू ने मालती को फोन किया। मालती घबरा कर घर आई।
तो वह भागते हुए डॉक्टर प्रीतम के चैम्बर में पहुंची। कुछ समय के इलाज के बाद डॉक्टर प्रीतम बाहर आए और बोले, घबराने की कोई बात नहीं है। अम्मा जी की याददाश्त वापस आ गई है। उन्हें अब सब कुछ याद आ गया है। अमित और मालती का तो मुंह लटक गया। वह सोचने लगे, अब अम्मा जी हमारे घर आएगी या नहीं। वह उनसे मिलने कमरे में गए तो अम्मा जी बोली, गुड्डू बेटा, बहू मालती सोनू कहाँ है? उसको यहाँ नहीं लाए? अपनी माँ के मुंह से अपना नाम सुनकर अमित तो खूब दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। इस नाम से तो उसकी माँ उसे पुकारती थी। बचपन में यह नाम अम्मा जी को कैसे पता? अमित बोला, आप कौन हैं? बेटा, तू अपनी माँ को नहीं पहचानता? मैं तेरी माँ हूँ। अगर आप मेरी माँ हैं, तो जो वृद्धाश्रम में वह औरत मरी थी, वह कौन थी? उसके मन में अनेकों सवाल उठने लगे। और तुम यहाँ कैसे? तुम तो वृद्धाश्रम में थी। तुम्हारे बाल इतने छोटे। इस पहेली को सुलझाने के लिए अमित डॉक्टर से वृद्धाश्रम का पता लेकर वहां पहुंचा, जहां से अम्मा जी आई थी। आश्रम के मैनेजर ने बताया कि कुछ दिनों पहले यह नैनीताल से हमारे वृद्धाश्रम में आई थी। उनके सिर पर काफी चोट लगी थी, इसीलिए बड़े अस्पताल में इनको एडमिट कराया था। हो सकता है दोबारा सर में चोट लगने से उनकी याददाश्त वापस आ गई है। सच्चाई जानकर तो अमित अपनी माँ से लिपटकर खूब रोने लगा। माँ, अब हम तुम्हें अपनों से दूर कहीं नहीं जाने देंगे। बेटा, सोनू तुम्हारी दादी एकदम अच्छी हो गई है। सोनू बोला, दादी, अब तुम घर का कोई भी काम नहीं करोगी। मालती भी अपनी सासू माँ से अपने दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगने लगी। मृत्यु ने भी घुटने टेक दिए। हमारे प्यार के आगे अमित और मालती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सब खुशी खुशी घर आए, पर माँ अगर जिंदा है तो वह औरत कौन थी जिसे उन्होंने दाह संस्कार किया और उसके अस्थि विसर्जन को अमित ने गंगा में विसर्जित किया? इस पहेली की गुत्थी को सुलझाने के लिए अमित ने नैनीताल में मैनेजर को फोन लगाया और सारी घटना बताई कि गलती कहाँ हो गई। बात की तह तक पहुंचने के लिए मैनेजर ने 2-3 दिन का समय मांगा। फिर मैनेजर ने जो बातें बताई उसे सुनकर तो अमित के होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि आश्रम में आपकी माँ की एक हमशक्ल कविता नाम की औरत थी। जिस रात कविता वर्मा की मृत्यु हुई थी, उसी दिन आपकी माँ का पैर फिसलने से एक्सीडेंट हो गया था। क्योंकि दोनों की शक्ल सूरत एक जैसी थी, वहां के मैनेजर 10 दिन की छुट्टी पर थे। उन्होंने जिसको कार्यभार सौंपा था, उसकी अज्ञानता के कारण यह गलती हो गई। क्योंकि दोनों की फोटोज सेम थी और जानकारी से पता चला है कि वह आपकी माँ की जुड़वा बहन थी, जो मौत से एक दिन पहले ही उस आश्रम में आई थी और अपने घर को याद करके तड़प तड़प कर उसकी मृत्यु हो गई थी। आपकी माँ को ज्यादा चोट लगी थी, इसीलिए उन्हें नोएडा भेजा गया, जहां पर प्रीतम गुप्ता की अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। क्योंकि सर पर चोट थी तो उनके बाल काटे गए। चेहरे पर चोट की जगह जगह निशान हो गए थे और बूढ़ी हो रही थी, इसलिए आंखों पर मोटा चश्मा लग गया था। हर समय बैठी रहती थी, इसीलिए थोड़ी मोटी हो गई थी। सारी गुत्थी सुलझ गई थी। अमित को याद आया कि उसकी माँ और मौसी जुड़वा बहनें थी। सबको ईश्वर के चमत्कार पर विश्वास हो गया। जिनका अस्थि विसर्जन कर आए थे, वह जिंदा मिली और उनकी अनुपस्थिति में उनके परिवार ने माँ के महत्व को समझा। मालती तो शर्म से सर झुकाए खड़ी थी
कि आज उसकी सास ने ही उनके बेटे को एक नया जीवन दिया है। अब सब प्यार से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और केटी वॉइस स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।